हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड चैप्टर है आपका कौन सा, जैव प्रक्रम। याद रखिएगा बेटा, ये बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चैप्टर बन जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी कि भाई सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ यहाँ से वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। याद रखना, ये बोर्ड का एक ऐसा चैप्टर है ना, जहां से हर साल क्वेश्चन तो आते ही आता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, प्लस साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके जितने भी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके यहाँ पर आते हैं। क्लियर है यहाँ पे ये चीज। तो चैप्टर तो भाई बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि चैप्टर में है क्या क्या, तो मैं आपको सबसे पहले यही चीज क्लियर कर देती हूँ कि बेटा ये जो जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर होता है, इसमें आप जितनी चीजें होती हैं, जैसे पाचन हो गया, ठीक है, यहां पर आपका श्वसन हो गया, क्लियर, आपका परिसंचरण हो गया, क्लियर, प्लस आपका यहां पे उत्सर्जन हो गया, ठीक है। इन सभी को आप पढ़ते हैं। अब ये हम इस चैप्टर में क्यों पढ़, जैव प्रक्रम का मतलब क्या है, यानी कि जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है वो हमारे जैव प्रक्रम होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे, भाई अगर मैं बात करूं, जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपसे, चाहे सजीव हो या निर्जीव, आपने दो पॉइंट देखे होंगे, है ना, सजीव हो या फिर आपका निर्जीव हो। सजीव कौन होता है, नॉर्मल बच्चों को ये पता होता है, मैम जो बोलते हैं जिनमें जान होती है वो सजीव होते हैं एंड जिनमें जान नहीं होती है वो निर्जीव होते हैं। ऐसा नहीं होता है। सजीव जो होते हैं बेटा, इनमें होती हैं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं, ठीक। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई भी एक जीव है, वो सो रहा है, आप कैसे अंदाजा लगाओगे वो कैसा है कैसा नहीं है, नहीं अंदाजा लगा सकते ना जब तक वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो वैसे ही बेटा अब यहाँ पे इस चीज ना, ये चीज एक ऐसी बन चुकी थी कि हम क्या बोलेंगे भाई सजीव कौन निर्जीव कौन है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रक्रम बनाए गए कि भाई वो फिक्स हो चुके हैं कि भाई जिन भी सजीव, यानी कि जिस भी आपका मैं बात करूं जीव में ये क्रियाएं हो रही हैं वो सजीव के अंतर्गत है, अगर इनमें ये क्रिया नहीं हो रही थी वो निर्जीव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करती हूँ, यहाँ पे वृद्धि, ग्रोथ होती है, भाई एक बच्चा हो, चाहे कोई भी मनुष्य का हो या फिर कोई बिल्ली है, कोई भी है, सभी वृद्धि कर रहे हैं। क्या टेबल आप लेकर आए हो आज, क्या वो अगले दिन आपको बहुत बड़ी मिलती है। वैसे ही श्वसन कौन करता है ये क्रिया, सजीव। निर्जीव करते हैं, नहीं करते। आपका जनन कौन कर रहा है, सजीव। क्या निर्जीव करते हैं, नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है बेटा, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आप कुछ विशेष प्रक्रमों को पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपके इस चैप्टर के अंतर्गत है, मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक किस तरीके से है। सबसे पहले आप यहाँ पे पोषण को तो पढ़ेंगे, बिकॉज पाचन से पहले आपका पोषण ही आना है, पोषण के प्रकारों को। इस पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगी, एक एक टॉपिक को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। जो चीज आप पढ़ोगे किसमें, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि मनुष्य में श्वसन तंत्र, वैसे ही आप पढ़ेंगे पौधों में श्वसन कैसे होता है, क्योंकि बेटा जो पौधे होते हैं वो भी सजीव में ही आते हैं। क्लियर है, किसमें, जो पौधे होते हैं वो सजीव के अंतर्गत ही आपके आते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे बिना देर करे। तो सबसे पहले आता है पोषण और पोषण के प्रकार। तो जानते हैं पोषण क्या होता है। मैं कहती हूँ आप सब खाना खाते हो, अब बोलोगे हम कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल खाते हैं। मैं कहती हूँ हाँ खाते हो, तो लिख दीजिए फिर यहाँ पे आप सब भोजन खाते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्यों खाते हो। आप बोलोगे मैम ये कैसी बात कर रहे हो, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो बिल्कुल हम खाना खाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर को जरूरत है ऊर्जा की। लेकिन ये भी डायरेक्ट नहीं मिलती, ये भी आगे पता लगेगा अभी, है ना। तो जो भोजन होता है बेटा, आपसे मना किया जाता है कि बाहर का ज्यादा मत खाओ, अच्छा हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी कैसे, एक संतुलित आहार, है ना। संतुलित आहार क्या होता है भाई, वो खाना जिसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता है, ठीक है, आपका यहीं पर प्रोटीन भी है, यहीं पर आपकी वसा भी है, ओके है। तो भोजन जो है एक ऐसा लो जो संतुलित आहार है, नहीं कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी ऐसा मतलब चाउमीन मोमोज बर्गर, अगर आप सोच रहे हो कि आप हेल्दी रहोगे तो नहीं रहोगे। हेल्दी किससे रहते हैं, बिल्कुल इस संतुलित आहार से। तो संतुलित आहार वो आहार होता है
जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, और इन्हीं की हमारे शरीर को क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन भी आप कह सकते हैं। तो हमने खाना खाया क्यों? क्योंकि भाई खाने में होते हैं कुछ ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को होती है जरूरत, और ये चीज मैं तुम्हें बता चुकी हूं अच्छे से कि कौन से पोषक तत्व। ठीक है, अब बात आई कि मैम ये कैसे, हम इसको कैसे बताएं? ऐसे तो एग्जाम में नहीं लिखेंगे, तो आपको एग्जाम में क्या लिखकर आना है कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं भाई, ग्रहण करते हैं। तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर, और इन पोषक तत्वों को हमने ग्रहण किया और इनका उपयोग किया किसके रूप में, एनर्जी के रूप में, यानी कि इनका उपयोग ऊर्जा के रूप में करना पोषण कहलाया जाता है। सिंपल है ना। अब आप सोचो, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है? भाई जरूरत है ना। आप पढ़ रहे हो, आपको भी एनर्जी की जरूरत है। मैं वापस बोल रही हूँ, बोर्ड का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गलती से भी मिस मत करना। सारे टॉपिक्स में आज कवर करूंगी। ठीक है, तो पोषण क्लियर हो गया कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में करना हमारा पोषण कहलाया जाता है। ये चीज आपकी हो जाती है यहाँ पे क्लियर। अब बात यहाँ पर आती है पोषण के प्रकार की। तो भाई पोषण के अगर मैं प्रकार की बात करूं, नॉर्मल जो पोषण होता है बेटा, वो 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से कैसे होता है कि कोई ऐसा है जो खुद से बना रहा है खाना, कोई ऐसा है जो दूसरों पर निर्भर है। तो यहाँ पे पोषण होता है आपका 2 प्रकार से। कौन कौन सा बेटा? स्वयं पोषण, जिसको हम स्वपोषी पोषण भी कह देते हैं। नंबर 2 होता है पर पोषण, जिसको परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण भी कहा गया है। क्लियर है? आगे आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्वयं पोषण से। इनमें कौन, यानी कि स्वपोषी पोषण क्या है बेटा? ये जो स्वयं वर्ड होता है, इसका मतलब होता है खुद से। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कौन आते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हमारा पोषण कहलाया जाता है स्वयं पोषण। याद रखना कि ये जिनमें स्वयं पोषण होता है दूसरों पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, किसके लिए? अपने पोषण के लिए। तो अपने पोषण के लिए, ठीक है, दूसरों पर निर्भर नहीं होते। क्लियर? ये खुद से खाना बना रहे हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है कि भाई तुम मुझे ये ला के दो, तुम मुझे वो ला कर दो। नहीं, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ये अपना खाना क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं और दूसरों पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? सूर्य की, यानी कि जो सूर्य होता है बेटा, उससे प्रकाश आता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं। या तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की, मैम आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखना बेटा, इसका एग्जाम्पल होता है आपका हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं। और याद रखना, हरे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों है ये आपको आगे पता लगेगा। क्योंकि हरे पौधे क्या करते हैं बेटा? ये करते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्लियर? कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और ये वो क्रिया है जिस क्रिया के जरिए जो ये हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना खाना बनाते हैं। और भाई याद रखना, जो अपना खाना खुद से बना रहा है, ये क्या कर रहे हैं? हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बना रहे हैं, भोजन का उत्पाद कर रहे हैं, और इसीलिए हम इनको कह देते हैं उत्पादक।
तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में कि उत्पादक कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना खाना खुद से बना रहे हैं, भोजन का उत्पाद कर रहे हैं। क्लियर? इसलिए तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है पर पोषण। बेटा ये जो पर है यहाँ पे, इसका मतलब हो जाता है दूसरे। ठीक है, इस पर का मतलब होता है दूसरे, यानी कि भाई याद रखना, पर पोषण को पर पोषी पोषण या विषम पोषी पोषण भी हम लोग कह देते हैं। और यहाँ पे जो जीव होते हैं, यानी कि वो किससे, जो अपना भोजन जो प्राप्त करें वो दूसरे किसी जीव से प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरों क्लियर, जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी कि भाई ये अपना पोषण करने के लिए, खाना खाने के लिए किस पे, दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं किसकी, कि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जिस तरीके से जो पेड़ पौधे थे जब वो अपना खाना खुद से बना रहे थे, भोजन का उत्पाद कर रहे थे, तो हमने उनको क्या बोला, उत्पादक बोला। अब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं हम उनको क्या बोल देते हैं, हम उनको बेटा कह देते हैं उपभोक्ता। क्लियर है? क्या कह देते हैं उनको, उपभोक्ता हम उसको कह देते हैं। क्लियर है? तो याद रखना कि जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको उपभोक्ता कहा जाता है। अब सोचो अगर कोई जीव दूसरे से खाना ले रहा है, भाई सबका अपना अपना पसंद होती है। अब शायद जो मुझे पसंद है वो आपको ना हो, या फिर जो आपको पसंद है मुझे ना हो, तो भोजन के पसंद के आधार पर भी यहाँ पे जीवों को बांटा गया है। कैसे कैसे? शाकाहारी नंबर 1, नंबर 2 मांसाहारी एंड नंबर 3 सर्वाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं बेटा, जो शाक सब्जी, ठीक है, इन सबको खाते हैं, प्लस घास वगैरह हो गई। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो घास फूस, हरे पेड़ पौधे, शाक सब्जी, इन सबको खाते हैं, वो होता है शाकाहारी। एग्जाम्पल सभी के बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम्पल चाहे आप ये वाले एग्जाम्पल पढ़ें जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी का, या फिर जो पर पोषण होता है उसके विधियों के, ये सारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शाकाहारी कौन हो गया, जैसे आपका बकरी। क्लियर है? मांसाहारी की बात करूं, मांसाहारी कौन होते हैं, जो मांस आदि को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर है? जो क्या करते हैं, मांस आदि को ग्रहण करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा जो मांस वगैरह खाते हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे शेर, चीता, ये सब। ठीक, सर्वाहारी कौन होते हैं बेटा, सर्वाहारी वो होते हैं जो मांस भी खाएंगे और घास फूस भी खाएंगे, यानी कि भाई ये तो घास फूस ये सब भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, है ना, कच्ची सब्जियां जो हो जाती हैं, या फिर कोई और सब्जी जो पकी हुई हो गई, ठीक है, और प्लस मांस को भी खाएंगे, यानी ये सब खाते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना, मनुष्य। ठीक है, तो ये मनुष्य क्यों, आप बोलेंगे मैम हम तो नहीं खाते मांस, हम तो शाकाहारी हैं। तो बेटा ये जो कैटेगरी बांटी है ना कि भाई शाकाहारी मांसाहारी, तो याद रखना कि वो इसलिए बांटी है, किसने, भाई वो सिर्फ इंसान ने बांटी है कि भाई हम तो मांस नहीं खाते, हम तो शाकाहारी हैं, अरे हम तो मांस खाते हैं, हम तो ऐसे, ये इंसान ने बांटी है, ये साइंटिफिकली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शाकाहारी वही होते हैं जैसे घास फूस खा रहा है, सब्जी खा रहा है, कुछ खा ही नहीं रहा है। मांसाहारी सिर्फ मांस को ही खाते हैं। और सर्वाहारी इंसान सर्वाहारी में ही आता है। भले ही कुछ मनुष्य क्या कर रहे हैं, सब्जियां यानी कि वेज खा रहे हैं, कुछ नॉन वेज खा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं इंसान पूरे साल जो है वो सिर्फ चिकन खाता, नहीं भाई वो सब्जी भी खाता है ना। तो यहाँ पर मनुष्य कौन होता है, सर्वाहारी। सारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरीके से भोजन की पसंद के आधार पर यहाँ पे सभी जीवों को बांटा गया है, वैसे ही जितने भी जीव हैं उनके भोजन को ग्रहण करने के तरीके के आधार पर भी जीवों को बांटा गया है।
क्लियर? कैसे? कैसे मतलब कि भाई अगर कोई जीव है वो किस तरीके से दूसरे जीव से अपना खाना ले रहा है, अपना पोषण कैसे कर रहा है, क्या उसको जान से मार रहा है ना, क्या बिना मारे उसे खाने को ले रहा है। तो यही आ जाती है पोषण की, किसकी? पर पोषण की कुछ विधियां, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 पर है आपकी परजीवी पोषण, नंबर 2 पर है मृत पोषी पोषण एंड नंबर 3 पर आ जाती है प्राणी संपोषण, जिसको पूर्ण जांत्विक या पूर्ण जैवीय भी हम लोग कह देते हैं। क्लियर है? तो आपका जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भाई जो पोषण होता है, यानी कि परपोषित जो पोषण होता है, उसके 3 विधियां होती हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, अंतर भी पूछा जाता है यहाँ पे। एंड अब मैं बात करूं इनको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले पर और मतलब जीव, यानी पर दूसरे, जीवी का मतलब जीव, यानी कि यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली बेटा कि कोई एक जीव है जो किस पे? दूसरे जीव पर निर्भर है। ठीक है? होता क्या है कि भाई एक जीव जो होता है वो किस पे? दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, लेकिन क्या नहीं करता है, उसको जान से यहाँ पे नहीं मारता है। जैसे एग्जाम्पल दूंगी तो मैं एग्जाम्पल के साथ वैसे ही क्लियर हो जाना है। देखो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो भाई यहाँ पर आपका आ जाता है जोंक प्लस आपका अमरबेल। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? एंड नेक्स्ट आपका बिल्कुल जू। अब यहाँ पे ना बेचारी जोंक के बारे में ना एक लाइन बोली गई है कि भाई जोंक क्या करती है कि खून चूस लेती है और इंसान को मार देती है, लेकिन जो पूरी तरीके से गलत है। जोंक सिर्फ खून चूस कर क्या करती है? अपना पोषण करती है। मार भाई यहाँ पे ये इसका मतलब ये नहीं कि मार देगी किसी को, नहीं। अमरबेल क्या है भाई? अमरबेल तो पौधा है, अभी हमने देखा कि पौधे अपना, लेकिन सारे पौधे नहीं, अधिकांश हरे पेड़ पौधे। और याद रखना अमरबेल जो है वो दूसरे पौधों के तनों में जाकर उनसे क्या करती है? आपका अपना पोषण करती है। जूं जो होती है भाई इंसान के शरीर में रहती है, यानी कि सिर में रहती है, क्या उसको मार देती है? नहीं, बस खून चूसती है, अपना पोषण करती है। तो परजीवी पोषण होता क्या है कि यानी कि भाई वो पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है? डिपेंड होता है, लेकिन उसको जान से नहीं मारता है। ठीक है? इस तरीके का पोषण आपका परजीवी पोषण। नेक्स्ट आपका आ जाता है मृत पोषी पोषण। मृत पोषी पोषण क्या होता है? इसमें जो जीव होता है वो करेगा क्या? जितने भी जो मरे सड़े गले ये जो पदार्थ होंगे, क्लियर? मरे सड़े गले जीव, ठीक है, इन सब को खाएगा और अपना पोषण करेगा। किसी जिंदा को नहीं खा रहा है या किसी जीवित जीव से अपना पोषण नहीं कर रहा है। वो जो जीव है वो क्या कर रहा है? जितने भी जो मरे सड़े गले जो वहां पे जो जीव है उन सब से क्या कर रहा है? अपना पोषण कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वापस बोल रही हूँ एग्जाम्पल इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि जीवाणु प्लस आपका कवक, ठीक है, ये सभी क्या है? आपके इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राणी सम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण जांत्विक भी कह देते हैं, इसी को हम पूर्ण जैवीय भी कह देते हैं। तो याद रखना यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है, पहले मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी, इसको बाद में समझाऊंगी, बिकॉज एग्जाम्पल देते ही ना तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा अच्छा मैम ये पोषण होता है। मनुष्य और अमीबा, इसी के आपके क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं भाई? सबसे पहले बेटा हम सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। भाई सबसे पहले खाएंगे ही ना, और फिर क्या करते हैं? उसको पाचित करते हैं, यानी कि बाद में वो डाइजेस्ट होता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है वो हमारा कहलाया जाता है प्राणी संपोषण या पूर्ण जांत्विक या फिर पूर्ण जैवीय। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पे? तो ये हमारा इस तरीके का जो पोषण होता है वो हमारा प्राणी सम कहलाया जाता है, जो किस में होता है? मनुष्य में और अमीबा में। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि आखिर पोषण होता क्या है और पोषण के प्रकार क्या हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर पौधों में पोषण क्या होता है। हमने अभी जस्ट देखा पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्व पोषण होता है पौधों में, यानी कि भाई वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना। और पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं तो भाई वो कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट में आया है।
क्लियर है? हर बोर्ड में बहुत बार रिपीट पर आया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? आपको पता तो है कि भाई ये वो क्रिया है जिसके जरिए जो पौधा है वो अपना खाना खुद से बना रहा है। लेकिन मैम कुछ तो इंपॉर्टेंट लाइन होगी डेफिनेशन। बिल्कुल, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको सीधा एग्जाम में 1 नंबर दिलाती है, और वो है क्या कि सौर ऊर्जा का रासायनिक, सौर ऊर्जा क्या होती है? क्या आपका सोलर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक मतलब केमिकल एनर्जी, क्लियर है? यानी कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाया जाता है आपका यहाँ पे? हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण कहलाया जाता है। लेकिन क्यों ये चेंज क्यों हुआ कैसे, किसने किया, वो जानते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण में आपकी बेसिकली जो हेडिंग आनी है, जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होती है, वो होती है सबसे पहले परिभाषा। कि सबसे पहले आप बताते हैं कि आखिर परिभाषा यानी कि भाई ये जो क्रिया है वो है क्या। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो क्रिया है जिसके जरिए जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और इसमें फिर आप लाइन लिख देते हैं कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना होता है परिभाषा क्या होती है, फिर आखिर प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, इसके प्रमुख अवयव क्या, यानी कि किस किस की जरूरत होती है, और फिर लास्ट में आ जाती है बेटा इसकी क्रियाविधि। ये 4 हेडिंग इसकी बहुत ज्यादा मेन होती हैं। अगर आपने इन 4 हेडिंग में से एक भी हेडिंग को मिस किया तो आपका आंसर जो है वो पूरा नहीं होता है। आगे आ जाइए। हाँ जी, सबसे पहले मैंने आपको बता तो दिया कि भाई आखिर प्रकाश संश्लेषण है क्या। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी जाती है वो जाती है क्या कि प्रकाश संश्लेषण का आखिर स्थान क्या है, किसका, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान। ठीक है, तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण का स्थान यानी कहाँ पर होता है भाई। जैसे हमारे घर में किचन है, रसोई है, वहां पे हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो पौधे में भी तो कुछ ऐसा होगा जहां पे खाना बनता होगा। तो बिल्कुल याद रखना, जो हमारा पौधा होता है, ठीक है, एक जो पौधा होता है उसमें ये जो पत्ती होती है, ठीक है, इस पत्ती में होती है कौन सी क्रिया, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। लेकिन सिर्फ पत्ती में ही क्यों होती है, क्योंकि बेटा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, हमारी जो पत्ती है इस पत्ती में एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम लोग कह देते हैं हरित लवक। ये पत्ती, डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाते हुए चलना, नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ बनाते हुए चलो, अगर समझना है तो पहले समझ लो, बाद में बना लेना नोट्स, ठीक है। ये जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग बोल देते हैं बेटा आपकी, ये जो संरचना यहां पर आ जाती है हरित लवक। क्लियर है, ये जो संरचना है ये आपकी हरित लवक है, और इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, क्या बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। एग्जाम में ये दोनों में से किसी भी नाम से आ जाता है, तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मैम इस नाम से आ गया, हमें पता नहीं था। तो पौधे में क्या होती है, पत्ती, पत्ती में एक संरचना हरित लवक, जिसके अंदर ये क्रिया होती है। अब बात है यहीं पे क्यों होती है, क्योंकि बेटा इस पत्ती में जो ये हरित लवक जो संरचना है, इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ ये हरे रंग के कण। क्लियर है, ये जो हरे कण होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये जो आपके हरे कण होते हैं, इन हरे कणों को हम बोलते हैं आपका पर्णहरित। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है आपका क्लोरोफिल। क्लियर है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्लोरोफिल। तो इसी की वजह से याद रखना, सिर्फ इस क्लोरोफिल की वजह से ही बेटा आखिर क्या होता है कि जो पौधा होता है वो अपना खाना खुद से बनाता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान तो आपको वैसे भी क्लियर हो चुका है, कहां हो रहा है, पौधे की पत्ती में। पत्ती में एक संरचना पाई जा रही है हरित लवक, जिसके अंदर ये क्रिया हो रही है। क्लियर है, अब आगे याद रखना कि हमने बोला था हरे पेड़ पौधे। आपने कभी सोचा कि वो हरे पेड़ पौधे हरे क्यों है, तो याद रखना कि क्लोरोफिल जो होता है ये आपका एक प्रकार का वर्णक होता है, जो पौधा होता है हमारा, उसको हरा रंग देता है। इसीलिए मैंने बोला था कि हरे याद रखना है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए अपना खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, हरे क्यों है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किसमें मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, पत्ती में। ये चीज याद रखनी है। अब हमने स्थान जान लिया। आप सोचो कि जब हम खाना बनाते हैं बेटा, हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा आज मुझे ना आलू की सब्जी खाने को, तो आलू भी चाहिए, वहां पे नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, है ना, तो बहुत सारी चीजें चाहिए। तो याद रखना कि जो आपका
पौधा होता है बेटा, जिस समय वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है उस दौरान उसको भी कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? लेकिन पौधे को सिर्फ 4 चीजों की जरूरत होती है बेटा। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, क्योंकि क्रिया ही क्या है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्लियर है? तो नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर बी आपका क्लोरोफिल। याद रखना, अगर इन चारों में से अगर एक भी चीज नहीं है पौधे में तो वो क्रिया वहां पे नहीं होगी। ठीक है। नंबर सी यहां पर आ जाता है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नंबर डी आपका आ जाता है H2O यानी कि आपका जल, वाटर। ठीक है। तो ये चारों चीजें चाहिए और चारों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो भाई वहां पे नहीं होगी आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब हम जानते हैं इसकी आखिर क्रियाविधि किस तरीके से होती है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। क्लियर? डायग्राम में आप बहुत सारे स्केच पेन का यूज नहीं करेंगे, कलर यूज करेंगे तो सिर्फ पेंसिल कलर, वो भी बहुत लाइट यूज करेंगे। स्केच अगर यूज करना है ओनली ब्लैक, वो भी इतना दबा दबा कर आपको नहीं लिखना उससे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पौधा है, लाइट आ रही है, ये लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा जल और ये रहा ऑक्सीजन। आखिर हो क्या रहा है, चले जानते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले सूरज जो होता है बेटा, सूर्य से क्या आता है? आपका प्रकाश आता है। सूर्य से प्रकाश आया किस रूप में? सौर ऊर्जा के रूप में। क्लियर? किसके रूप में? सौर ऊर्जा के रूप में। आखिर होता क्या है, जो सूर्य होता है वहां से प्रकाश आता है। अब कहां पर आया भाई? जो पौधे में जो पत्ती होती है, क्लियर, इस पौधे की जो पत्ती होती है उसमें हरित लवक जो संरचना है उसके क्लोरोफिल के अणुओं पर आया। अब क्लोरोफिल का पहला काम तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो हरा रंग दे रहा है, लेकिन याद रखना कि सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये जो होता है, ये जो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली गई है बेटा, किसने बदली है? ये क्लोरोफिल ही बदलता है। तो याद रखना, क्लोरोफिल के 2 काम हैं। पहला काम पौधे को हरा रंग देना, दूसरा काम है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। ठीक है। अब आगे आ जाइए। तो सबसे पहले सूर्य से प्रकाश आया, कहाँ आया? क्लोरोफिल पे, यानी कि जो भाई जब सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आया तो पौधे की पत्ती में उपस्थित हरित लवक के क्लोरोफिल अणुओं पर गया। क्लोरोफिल ने क्या किया? उस सौर ऊर्जा को रासायनिक में बदला, और जैसे ही सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है वहां पे शुरू हो जाती है बेटा कौन सी क्रिया? आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया शुरू होती है तो वातावरण से जो CO2 ली जाती है, याद रखना पौधे जिस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस दौरान वो CO2 को उपयोग करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि CO2 से वो क्या बनाते हैं? इसका उपयोग करके जो पौधे का जो भोज्य पदार्थ होता है उसको बनाने में मदद करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे हमने लिखा जल, तो जल भी हमें चाहिए। याद रखना कि हमें जल जो होता है यानी कि जो H2O है, ये जो जल है, इसके अपघटन से O2 जो होती है वो बाहर निकलती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें किसकी? आपके जो भाई अगर मैं बात करूं किसकी? जो CO2 होती है इसकी जरूरत होती है, ना कि O2 की। तो जल के अपघटन से जो ऑक्सीजन होती है बेटा वो बाहर निकलती है। ठीक। अब यहाँ पे आप एक ना इक्वेशन देख रहे हैं, 1 नंबर अलग से ये आपको दिलाती है। कैसे? यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 CO2 है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, जल चाहिए था, सनलाइट सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यही चारों चीजें चाहिए थी क्रिया करने के लिए। तो 6 CO2 प्लस आपका 12 H2O, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल, यानी कि इन चारों चीजें हैं तो क्रिया हो जाएगी। क्या बन गया? पौधे का भोज्य पदार्थ C6H12O6 और O2 क्या हो गई भाई? ये बाहर निकल गई। सिंपल, बस ये इक्वेशन लिख देनी है और आपका यहाँ पे जो पूरा वाला आपका मैं बात करूं कि प्रकाश संश्लेषण है कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली ये जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट में आता है। ठीक है। अब आ जाता है अमीबा में पाचन। अमीबा कैसा जीव है भाई? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा जो है वो एक कोशिकीय आपका जीव हो जाता है। एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जो एक कोशिका से बने होते हैं। क्या सिर्फ इतना? हाँ या ना? जो एक कोशिका से बने होते हैं। क्लियर?
इतना ही नहीं होता है बेटा, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मैंने बोला ये अमीबा है एक, जो एक कोशिका से बना है। अभी सिर्फ यही तक हम इस लाइन को नहीं रखते हैं। एक कोशिका जीव वो जीव होते हैं जो अपनी सारी क्रियाएं, चाहे भाई वो भोजन का बेटा ग्रहण करना हो, चाहे उसका पाचन करना हो, जितनी भी वो क्रियाएं करेगा वो इस कोशिका के अंदर ही करता है। क्लियर? अमीबा जो होता है भाई कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। और अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है बेटा? प्राणी सम। जस्ट अभी मैंने एग्जाम्पल देके भी समझाया था। ठीक, अब अमीबा में जो पाचन होता है उसके ये 5 स्टेप मेन होते हैं। याद रखना, अगर यहाँ पे आपने एक को भी ऊपर नीचे कर दिया आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे मैम हम एग्जाम में लिख कर तो आए थे लेकिन हमें नंबर नहीं मिला। मैं बोलूंगी बेटा क्यों नहीं मिलेंगे, यहाँ पे क्यों ही नंबर मिलेंगे जब आप गलत लिख कर आए हो। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर आपका जितने भी जो जैसे स्टेप आ जाते हैं, क्लियर, वो आपको एक के बाद एक क्या करने होंगे? करने होंगे। क्लियर है? सबसे पहला कौन सा है? अंतर्ग्रहण, फिर आपका पाचन, सी आपका अवशोषण, डी आपका स्वांगीकरण, ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप आपका बहिशोषण। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो ये एक बार स्टेप सारे ध्यान से देखें। यहाँ पे जितने भी स्टेप आप देख रहे हैं इनको इसी सीरीज में लिखना है। अगर एक भी आपका स्टेप जो है वो गलत हो जाता है, क्लियर, तो यहाँ पे यानी कि आपका आंसर पूरा ही गलत हो जाएगा। अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर कोई भी नंबर आपको नहीं मिलता है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अंतर्ग्रहण के स्टेप से। अब याद रखना कि डायग्राम को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि बिल्कुल लाइन से, या फिर आप अगर मैं बात करूं अलग अलग बनाना चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं। पहला स्टेप क्या था बेटा? अंतर्ग्रहण का स्टेप। ठीक है, अंतर्ग्रहण में होता क्या है कि जो अमीबा होता है, ठीक, अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। किसको? अमीबा भोजन ग्रहण करता है, लेकिन किसके सहायता से? भाई जैसे हमारे हाथ हैं, हम अपने हाथों के माध्यम से खाने को खाते हैं, है ना। अब वैसे ही बेटा जो अमीबा होता है, याद रखना कि जो अमीबा होता है भाई यूकैरियोटिक में आता है भले ये कोशिकीय। 9th में हमने चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा वाला? 9th में एक चैप्टर आ जाता है जो आपका होता है जीवों में विविधता। वहां पे आप पढ़ते हैं कैसे कैसे बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, और अमीबा उसी में आता है। अब यूकैरियोटिक है यानी कि बेटा कहने का मतलब ये है कि इसमें कोशिका द्रव्य भी होगा। क्लियर है? क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका कोशिका द्रव्य भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपका केंद्रक भी होगा। याद रखना इस पॉइंट को। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पे जब कोई भी खाना अमीबा के पास आता है तो अमीबा में जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे ही अमीबा में पाई जाती है एक संरचना जो कि है कूटपाद की संरचना। ठीक है, तो ये जो कूटपाद होते हैं, ध्यान से देखो, ये जो आपके कूटपाद होते हैं इनकी मदद से करता क्या है? एक्चुअली जो अमीबा होता है वो खाना खाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे यानी कि खाएगा कैसे? पकड़ेगा उसको। तो अमीबा अंतर्ग्रहण के स्टेप में क्या होता है कि जो अमीबा होता है वो कूटपादों की सहायता से, क्लियर है, क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। ये अपने हाथों को फैलाएगा और फैलाते फैलाते भोजन को अंदर ले लेगा। और जैसे ही खाना जो होता है ना बेटा, जब वो अंदर आ जाता है, ठीक, यहाँ पे ये रहा कोशिका द्रव्य, ये रहा आपका यहाँ पे केंद्रक। तो जैसे ही खाना बेटा अंदर आ जाता है, इस खाने के चारों तरफ एक रिक्तिका बन जाती है। ठीक, इस रिक्तिका कैसे? पानी का बुलबुला सा होता है ना, वैसा टाइप एक संरचना जो घेर लेते हैं इस खाने को चारों तरफ से, और इसको हम बोल देते हैं खाद्य रिक्तिका। क्लियर? क्या बोल देते हैं इसको हम? खाद्य रिक्तिका हम लोग कह देते हैं। खाद्य रिक्तिका जो होती है ये अस्थायी आमाशय के नाम से जाना जाता है। अस्थायी का मतलब क्या होता है? जो फिक्स नहीं है। क्लियर है? तो अस्थायी आमाशय के नाम से कौन? आपका यहाँ पे खाद्य रिक्तिका जानी जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा जब आपका भोजन का जो पाचन होता है, जैसे ही वो पूरा हो जाता है उसके बाद ये खाद्य रिक्तिका ना यहाँ से गायब हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से खाद्य रिक्तिका बन गई। खाना अंदर आ चुका है, अब क्या स्टेप आएगा नेक्स्ट? बिल्कुल आपका बी जो स्टेप होता है वो आ जाता है आपका पाचन का स्टेप। ठीक, इसमें क्या करता है? जो अमीबा होता है विभिन्न एंजाइमों की मदद से क्या करेगा? भोजन को पचाएगा। यानी कि ये जो खाद्य रिक्तिका थी इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम आएंगे और इस खाने को पचाने में मदद करेंगे।
ठीक है। तो बी स्टेप में क्या होता है कि अमीबा विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से भोजन को पचाता है। सी स्टेप की मैं बात करती हूं, यहां पर आ जाता है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण में क्या होता है, जो हमारा अमीबा होता है, याद रखना कि जैसे ही अवशोषण का स्टेप आता है, जैसे ही पाचन कंप्लीट, मैंने बोला था कि खाद्य रिक्तिका जो है वो क्या है, अस्थायी आमाशय, यानी कि जैसे ही भोजन का पाचन हो जाएगा उसके बाद में होता क्या है कि ये जो आपकी खाद्य रिक्तिका होती है समाप्त हो जाती है। तो अब ये खाद्य रिक्तिका खत्म हो चुकी है ना, यानी कि भाई ये रहा हमारा अमीबा। ठीक है, इसको और सुंदर बना लेते हैं, ऐसा लग रहा है बेचारा एक साइड से कैसा हो गया, तो इसको वापस से बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये रहा अमीबा, केंद्र कोशिका द्रव्य। खाना जो है बेटा वो कहाँ, आपका यहाँ पे, याद रखना कि खाना जब आपका यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो जो पच चुका है अब वो पूरे अमीबा में फैलेगा। एक अमीबा में यहाँ पे कोशिका द्रव्य था, इट मींस कोशिका द्रव्य में। क्लियर है, क्लियर है। तो जैसे ही भोजन का पाचन हो जाता है, जो आपका खाना होता है वो पूरे अमीबा में क्या हो जाता है बेटा, वहां पे फैल जाता है। किसमें, पूरे कोशिका द्रव्य में। ये होता है अवशोषण का स्टेप। नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है डी, वो आता है बेटा स्वांगीकरण का स्टेप। क्लियर है, कौन सा स्टेप आ जाता है, स्वांगीकरण का स्टेप आ जाता है। स्वांगीकरण के स्टेप में क्या होता है, अमीबा वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करता है, अमीबा वृद्धि करता है। ठीक है, और याद रखना कि जो जनन होता है, जनन की क्रिया भी जो अमीबा करता है वो इसी में करता है। एंड बिल्कुल आपका लास्ट स्टेप जो होता है वो आ जाता है बहिक्षेपण। ठीक है, इस वाले स्टेप में क्या करता है बेटा, अमीबा जो होता है वो कहीं से भी फट जाता है और बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है। क्लियर है, ये रहा केंद्रक, ये रहा कोशिका द्रव्य। अब पूरा अमीबा चाहे वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी कि कहीं से भी वो फटेगा और जितने भी जो बेकार पदार्थ होंगे उनको बाहर निकाल देगा, या फिर जो अपाचित पदार्थ होंगे। क्लियर, तो अमीबा में पाचन भी खत्म। अब आया मानव पाचन तंत्र, यानी कि यहां से स्टेप हो जाता है एक और आपका लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, क्या क्या पढ़ चुके हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है, पोषण और पोषण के प्रकारों को बेटा पढ़ा है। हमने यहाँ पे जाना है कि आखिर जो पौधे होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, अमीबा में पाचन, 3 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। अब हम चौथे पर आ रहे हैं जो कि है क्या आपका बेटा यहाँ पे मानव पाचन तंत्र। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं मानव, आपको पता है यानी मनुष्य, पाचन हो रहा है ये पता है। तंत्र क्या होता है, तंत्र होता है बेटा जैसे एक मशीन होती है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं तब वो मशीन रेडी होती है। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है ना। और हमारी बॉडी जो एक मशीन है, होता क्या है बेटा हमारी बॉडी में एक्चुअली, देखो जब पाचन की क्रिया होती है यहाँ पे कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है ना। वहां पे हमारे मुंह ने भी काम किया कि भाई खाने को हमने खाया, चबाया, वो खाना स्टमक में भी गया, वहां से छोटियां, भाई बहुत सारे अंगों ने काम किया, तो वो अंग मिलकर एक तंत्र को बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं मानव पाचन तंत्र। ठीक है, क्लियर है। तो यही पे सबसे पहले आता है पाचन। अब पाचन होता क्या है आखिर, तो भाई हमने देखा है, हम सबसे पहले जब खाने को खाते हैं तो रोटी का टुकड़ा तोड़ा, हम लोगों ने खाया, चबाया, है ना। तो पाचन क्या होता है भाई, डायरेक्ट आप खा सकते थे उसको, नहीं, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फिर उसको खाया। तो पाचन क्या हो जाता है, भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का, ठीक, भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का किसमें, आपके सरल व छोटे अणुओं में बदलना। ठीक है, किसकी सहायता से, यहाँ पे एंजाइमों की सहायता से। क्लियर है। तो भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का सरल व छोटे अणुओं में बदलना किसकी सहायता से, विभिन्न एंजाइमों की सहायता से हमारा पाचन कहलाया जाता है।
आपके मन में सवाल होगा मैम एंजाइम क्या होते हैं, तो याद रखना कि एंजाइम जो होते हैं बेटा ये उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। एंड उत्प्रेरक मतलब कौन, यानी कि जो अगर कोई क्रिया हो रही है उसकी क्रियाशीलता को बहुत बढ़ा देंगे, यानी कि मदद कर रहे हैं यहाँ पे भोजन को पचाने में। अब बात आती है आहार नली के। आहार नली क्या है, तो बेटा हमारी जो आहार नली होती है ये हमारे यानी आहार नली क्या मदद करती है, भोजन के पाचन में, जो कि मुख से लेके हमारे शरीर के पश्च भाग तक होती है। ठीक है, ठीक है, तो मुख से शुरू होती है और शरीर के पश्च भाग तक होती है। और याद रखना इस आहार नली के होते हैं बेटा 6 भाग। ठीक है, कितने, 6 भाग। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की करनी है प्रैक्टिस। और अगर आप डायग्राम नहीं प्रैक्टिस करेंगे, नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम बनाने को आता ही आता है। ओके, सबसे पहले चीज आहार नली के जो 6 के 6 भाग हैं, आखिर वो होते कौन से हैं। नंबर 1 होता है आपका मुख, फिर आ जाता है आपका ग्रास नली, नंबर 3 आपका आ जाता है अमाशय, नंबर 4 आपका आ जाता है छोटी आंत, नंबर 5 आ जाता है आपका बड़ी आंत, क्लियर। नंबर 6 कौन सा आ जाता है भाई, आपका गुदाद्वार या मलाशय। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये चीज। तो ये 6 भाग हैं जिसमें हम स्टार्ट करते हैं मुख से। देखो भोजन का पाचन जो है वो मुख से शुरू हो जाता है, और मुख में यहाँ पे आपकी ना 3 चीजें आती हैं। यहाँ पे दांत भी आते हैं, यहाँ जीभ भी आती है और लाल ग्रंथि भी आती है। सबसे पहले दांत की बात करते हैं। देखो दांतों का काम होता है भोजन जो भी हमने खाया है उसको चबाने का। क्लियर है, किसको, जो भी हम लोगों ने खाना खाया है उसको क्या करते हैं भाई, हाँ जी, जो चबाने का हम लोगों ने काम करते हैं वो कौन करते हैं हमारे शरीर में, दांत करते हैं। क्लियर है। अब दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर। नंबर 1 कृंतक, सेकंड आ जाता है रदनक, नंबर 3 आ जाता है यहां पे आपका च्वर्णक, और फिर आ जाता है आपका कौन सा लास्ट में, अग्रच्वर्णक। क्लियर है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, दांत होते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, ये देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब दांत सिर्फ एक हिस्से पे तो नहीं होते है ना, ऊपरी जबड़ा भी होता है, निचला जबड़ा भी होता है। जीभ देख रहे हो, मुंह में थोड़ा थोड़ा गीलापन सा होता है जो लार होती है ना। तो दांत 4 प्रकार। कृंतक का काम होता है काटने का, रदनक का काम होता है चीरने फाड़ने का, जबकि च्वर्णक और जो अग्रच्वर्णक होते हैं इनका काम होता है भोजन को चबाने का और पीसने का। अब यहीं पे आपका ना दंत सूत्र आ जाता है। ठीक, क्या आता है, दंत सूत्र। तो पता होना चाहिए दंत सूत्र क्या होता है कि जो हमारा ऊपरी जबड़ा है इसमें आधा हिस्सा हुआ, ऊपरी जबड़ा देखो ऊपरी, इसका आधा, इसमें जो दांत हैं उनकी संख्या बटे निचले जबड़े के आधे हिस्से में जो दांत है उनकी संख्या गुणा 2। क्योंकि एक वयस्क मनुष्य में बेटा अगर मैं बात करूं दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वयस्क में 32 होती है। तो कितना हो जाता है, ऊपरी जबड़े में आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या ठीक है बटे किसमें, निचले जबड़े में
आधे भाग में उपस्थित। किसकी संख्या बेटा? दांतों की संख्या। ठीक है, गुणा 2, यही हमारा क्या कहलाया जाता है? दंत सूत्र बेटा, ये हमारा कहलाया जाता है। ठीक है, क्या ये चीज यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है? जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे। आई थिंक यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो दांतों का काम हो गया। नेक्स्ट आती है जीभ। बेटा जीभ से हमें पता लगता है किसका? स्वाद का, यानी कि टेस्ट का। क्यों? क्योंकि जो जीभ होती है उसमें पाए जाते हैं स्वाद के अंकुर, है ना, जिससे हमें टेस्ट का पता लगता है। और जीभ सिर्फ टेस्ट का पता नहीं बताती है, बल्कि जो हम खाना खा रहे हैं उस भोजन को निगलने में भी हेल्प करती है। और प्लीज याद रखना कि एग्जाम में कभी रटे टाइप पॉइंट्स मत लेकर जाना, वरना भूलोगे। हमेशा एग्जाम में अगर ट्राई करना, आप 10th के स्टूडेंट होते हैं तो भाई 10th के स्टूडेंट को इतना होना चाहिए कि वो अपने आंसर को बनाकर लिख पाए। कुछ बच्चों की आदत होती है कि मैम पॉइंट्स ही प्रोवाइड करो, पॉइंट्स ही करो। बेटा जहां नीड होगी मैं पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगी, बट जहां पे नीड नहीं है वहां पे आप खुद से ट्राई करेंगे कि आपको पॉइंट्स खुद से बनाने हैं। बिकॉज जरूरी नहीं है कि सेम एज इट इज है, क्या पता घुमा के दे दें, क्या पता वहां पे आपको अपने तरीके से आंसर को बनाना हो। क्लियर है? तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। अब यहां पर ध्यान से देखें, जहां पे आप देख रहे हैं कि भाई स्वीट लिखा है, ये कि जो पिंक वाला हिस्सा है जीभ के, इस हिस्से से हमें पता लगता है कि भाई आखिर जो हम लोगों ने खाया है वो मीठा खाया है। जहां लिखा है बेटा सॉल्टी, यानी कि जीभ के इस वाले हिस्से से हमें पता लगता है कि हमने जो खाया है वो नमकीन है। हरे रंग का भाग जहां देख रहे हैं, यहां से हमें पता लगता है कि जो भी हम चीज खा रहे हैं वो खट्टा खा रहे हैं। और अक्सर आप बोलते हैं कि भाई हमें गला दवाई खाइए, मैम कड़वापन क्यों लगता है? क्योंकि बेटा कड़वेपन का पता ही जीभ के बिल्कुल आखिरी हिस्से से लगता है, तो कड़वेपन का पता आपको यहां से लगता है। आगे आ जाइए, लार ग्रंथि। बेटा लार ग्रंथि क्या करती हैं? लार का श्रावण करती हैं। किसका? लार का श्रावण, जो क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, इससे भोजन को आसानी से निगला भी जाता है। अब जो लार होती है, याद रखना कि यहाँ पे ये जो लार है इसमें पाया जाता है आपका एक एंजाइम। ठीक है, और ये जो एंजाइम होता है इसका नाम होता है टॉयलिन। क्लियर? और लार ग्रंथि की जो संख्या होती है बेटा वो होती है 3 जोड़ी। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे? चलो, तो याद रखना पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ये 3 आपकी यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। अब आ जाता है सेकंड, ग्रास नली, या जिसको हम कह देते हैं ग्रसिका। क्लियर है? ग्रास नली या ग्रसिका क्या होता है? भाई मुंह में हमने खाने को खा लिया, यानी कि जब रखा, चबाया, टेस्ट का पता लगा, थोड़ा चिपचिपा पाना आया, अब उसको खाएंगे भी तो मुंह में थोड़ा रखा रहेगा। तो बेटा जब हमने खाना खाया तो खाना कहाँ से? मुंह से एक पाइप के जरिए हमारे स्टमक में जाता है। तो ये जो पाइप होता है, जिस पाइप के जरिए, यानी कि फूड पाइप जो है, यानी कि खाना जिस नली के जरिए हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाया जाता है? ग्रास नली या ग्रसिका। तो उसका काम क्या होता है? सिंपल सा काम है बेटा, क्या? मुख से जो भोजन होता है, ठीक है, मुख से भोजन को कहां तक पहुंचाना? आमाशय तक पहुंचाना। क्लियर है? बस इतना काम। नेक्स्ट बेटा यहां पे आ जाता है नंबर 3 पे, स्टमक यानी कि अमाशय। अमाशय जो होता है बेटा जे आकार की एक संरचना होती है। ठीक है, कैसी? जे आकार की एक संरचना होती है, और हमारा जो अमाशय होता है उसमें पाई जाती है बेटा एक ग्रंथि जिसका नाम होता है जठर ग्रंथि। क्लियर? ये जठर ग्रंथि जो होती है इससे स्रावित होता है जठर रस। ठीक, इस जठर रस में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 पेप्सिन, ठीक है। सेकेंड नंबर है आपका नंबर 2 पर HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नंबर 3 पर आपका आ जाता है श्लेष्मा, जिसको हम लोग म्यूकस भी कहते हैं।
ठीक है। पेप्सिन जो है बेटा, ये मान लीजिए कि आपका जो पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन आपका एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक, क्या है? आपका एक एंजाइम है जो किसका पाचन कर रहा है भाई? जो करता है आपके प्रोटीन का पाचन। क्लियर? किसका? जो प्रोटीन का पाचन करता है। अब इसके काम करने की एक शर्त होती है, तभी काम करेगा जब इसको अम्लीय वातावरण मिलता है। यानी कि पेप्सिन एंजाइम तब काम करेगा जब इसको अम्लीय वातावरण मिलता है, यानी कि अम्लीय वातावरण। ठीक है, यानी कि अम्लीय वातावरण में ही कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसको हम HCl भी कह देते हैं। ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है और इस एंजाइम को भी सक्रिय यही करता है। श्लेष्मा क्या करती है? जब भाई आप सोचो एसिड हमारी बॉडी से बाहर है, वो बहुत खतरनाक है, नुकसान पहुंचा सकता है हमारी बॉडी को। अब तो हमारी बॉडी के अंदर है, क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचा सकता है। तो श्लेष्मा यानी कि म्यूकस क्या करता है भाई? जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो हमारे आमाशय का जो आंतरिक अस्तर होता है उसकी रक्षा करती है। क्लियर है? ठीक है, तो आमाशय का यहाँ पे अब बात आती है बेटा किसका? कि जब खाना आमाशय में हो जाता है तो वो अब आगे आंत की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ? छोटी आंत की तरफ। तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है बेटा वो आ जाता है कहाँ पे? आपका छोटी आंत वाला, यानी कि नंबर जो 4th पार्ट आया कहाँ गया? छोटी आंत में। तो नंबर 4th पार्ट आ जाता है छोटी आंत। ठीक है, क्लियर है? छोटी आंत जो होते हैं भाई, सबसे अधिक भोजन का पाचन यही होता है। किसका? सबसे अधिक भोजन का पाचन आपका छोटी आंत में ही होता है। जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, इसके 3 भाग हो जाते हैं आपके। ड्यूडीनम, ठीक है, आपका जिजुनम और आपका इलियम। ठीक, ड्यूडीनम में ही आप पढ़ते हैं यकृत को और यहीं पे आप पढ़ते हैं अग्नाशय को। ठीक है, यकृत और अग्नाशय को इसमें जब पढ़ लेते हैं, यानी कि जब यहाँ पे सारा काम हो जाता है उसके बाद खाना कहाँ जाएगा बच्चा? वो जाएगा जिजुनम में और जिजुनम से सीधा इलियम में। तो यहाँ पर सबसे पहली पार्ट आ जाता है यहाँ पे कौन सा? यकृत का। यकृत जो है बेटा वो मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। जो किसका श्रावण करती है? पित्त रस का। ठीक, पित्त रस का श्रावण करती है। पित्त रस में क्या होते हैं? आपके पित्त लवण होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं भाई? जो आपकी वसा की, क्लियर, ध्यान से पॉइंट सुनना। मैंने बोला यकृत, यकृत क्या है? मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि पित्तरस का श्रावण करती है। इस पित्तरस में क्या होते हैं? पित्त लवण होते हैं जो क्या काम करते हैं? वसा की बड़ी गोलिकाओं को ठीक है, किसमें? वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में। क्लियर? यानी कि वसा की छोटी गोलिकाओं में बदल देते हैं। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि बेटा जो वसा होती है हमारे शरीर में, उसको पचाने के लिए ना डायरेक्ट उन बड़ी बड़ी गोलियों पर जो एंजाइम होते हैं वो कार्य नहीं कर सकते, तो उसको पहले तोड़ा जाता है ताकि अब एंजाइम उस पर काम कर पाए। तो तोड़ने का काम किसने किया? कि भाई वसा की इन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को जो तोड़ा वो यहाँ पे इसने तोड़ा, इन छोटी छोटी गोलिकाओं में अब एंजाइम इस पे काम कर सकते हैं। और ये जो क्रिया आपकी कहलाई गई, बड़ी गोलिकाओं का छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटना, ये आपकी क्रिया कहलाई गई इमल्सीकरण की क्रिया, यानी कि इमल्सिफिकेशन। और इस वसा को हम लोग कह देते हैं इमल्सीकृत वसा। क्लियर है?
अब याद रखना कि जो पितरस होता है, ये पितरस इकट्ठा कहां पर होता है? यकृत ने तो उसको श्रावित किया है, लेकिन पितरस इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में पितरस इकट्ठा होता है। क्लियर है? तो पित्ताशय जो होता है वहां पे पितरस आपका इकट्ठा होता है। ठीक, अब यकृत को पढ़ लिया। अब आगे मैं बात करूं क्या आ जाता है यहां पे आपका? अग्नाशय। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है बेटा? मिश्रित ग्रंथि है। क्लियर? कैसी? मिश्रित। मिश्रित ग्रंथि कौन होता है? जो एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है, यानी कि अपने अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो भाग होता है उससे तो ये निकालता है हार्मोन। ठीक, जबकि जो इसका बहिःस्रावी ग्रंथि वाला भाग है, क्लियर, उससे निकालता है आपका ये एंजाइम। ओके, अब कौन सा हार्मोन निकालता है वो जानते हैं। तो बेटा हार्मोन जो निकलता है वो होता है आपका इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, और यही हार्मोन अगर कम मात्रा में निकलता है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक रोग होता है। क्लियर है? और याद रखना इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? हमारा जो ब्लड होता है उसमें शुगर के लेवल को कंट्रोल, यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बात करते हैं यहां पे किसकी भाई? आपके एंजाइम की। ठीक, तो 3 एंजाइम निकालता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एमाइलेज। ठीक है, सेकंड नंबर आ जाता है आपका ट्रिप्सिन, एंड नंबर 3 आ जाता है लाइपेज, जिसको स्ट्रिएप्सिन भी कहा जाता है। ओके, एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, ट्रिप्सिन करता है आपका प्रोटीन का पाचन, एंड लाइपेज करता है आपका इमल्सीकृत वसा का पाचन, यानी कि वो जो छोटी छोटी गोलिकाएं थी। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन तो करता है, लेकिन इसकी कोई शर्त नहीं होती कि भाई मुझे अम्लीय वातावरण ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन सबका पाचन करता है। और जब आपके छोटी आंत के ड्यूरिनम वाले भाग में बेटा इतना काम हो जाता है ना, उसके बाद खाना जाएगा जिजुनम में, यहाँ से इलियम, और फिर जाता है सीधा खाना, यानी कि जो भी आपका आगे काम होता है वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में। यहां पर होता है बेटा जल का अवशोषण। क्लियर? देखो जल का अवशोषण क्या है? जैसे रुई होता है, पानी में डालते हैं, पानी को सोख लेता है, तो यहां पर भी होते हैं दीर्घरोम। ये छोटी आंत में भी होते हैं, बड़ी आंत में भी होते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी खाना होता है, जितना भी जो जल होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में जो भी अपचित या बेकार भोजन है वो गुदा द्वार के जरिए बाहर निकल जाता है। बस सिंपल। और यहाँ पे आके आपका जो पाचन होता है वो भी बेटा पूरे तरीके से हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे तो यहां तक तो भाई पिक्चर अच्छे से आपकी क्लियर हो जाती है। अब अगर हम बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी? श्वसन की। ओके, चलिए, तो श्वसन क्या होता है? अभी हमने देखा भाई हमने खाना खाया, आप सोचो खाना खाया वो तो पाचित हुआ है, ऊर्जा कैसे मिल रही है? काफी बच्चों को लगता है कि भाई जो भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर निकाल रहे हैं ये श्वसन है, जबकि ऐसा नहीं है। श्वसन जो होता है बेटा ये होता है क्या? भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना। ठीक है, तो भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना या कराना आपका श्वसन कहलाया जाता है। कि भाई खाना खा तो लिया, अब उस खाने से ऊर्जा को लेना भी तो है, तो वो जो करता है वो कौन करता है आपका? बस ये श्वसन की क्रिया होती है। अब जानेंगे कैसे होती है ना? तो यहीं पे आपका याद रखना कि सांस लेना और श्वसन दो अलग अलग तरीके से होती है। आप जो O2 को लेते हैं एंड CO2 को निकालते हैं वो सांस लेना होता है। तो श्वसन क्या है? भोजन से
ऊर्जा को निर्मुक्त करना। ठीक, सांस लेना क्या हो जाता है बेटा? सांस लेना होता है O2 को ग्रहण करना तथा CO2 को बाहर निकालना, ये हमारा सांस लेना होता है। नेक्स्ट आपका श्वसन की क्रिया जो होती है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जबकि अगर मैं बात कर रही हूं आपका सांस लेने की, तो इस क्रिया में फेफड़े सहायता करते हैं। ठीक है, यानी कि फेफड़े हेल्प करते हैं। क्लियर? नंबर 3, श्वसन की क्रिया में क्या होता है बेटा? यहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि क्रिया ही वही है। किसका निर्माण हुआ? ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके, जबकि अगर सांस लेने की बात करूं, ऊर्जा का निर्माण यहां पर नहीं होता। किसका? ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो श्वसन और सांस लेने में ये क्या आ जाता है बेटा? यहां पर ये आ जाता है आपका डिफरेंस, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आ जाते हैं श्वसन पथ पर। बोर्ड का यहां से निकलता है बेटा सीधा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। एंड श्वसन पथ होता क्या है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करना है कि भाई इसको समझना है। तो एक्चुअली श्वसन पथ में होता क्या है बेटा कि जो हमारा देखो जो ग्लूकोज होता है, इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। ग्लूकोज जो होता है ये किस में बदलता है बेटा? ये बदलता है आपका पायरुवेट में। और ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, ये जो क्रिया हुई, ये कौन सी क्रिया हुई है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, और ये जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, अब आपको पता है श्वसन जो होता है बेटा वो 2 तरीके से होता है। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं? एक होता है बेटा अवायवीय श्वसन। क्लियर? अवायवीय श्वसन, जिसको हम अनॉक्सी श्वसन भी हम लोग इसको कह देते हैं। क्लियर है? और एक होता है आपका वायवीय श्वसन। क्लियर? कौन सा? वायवीय श्वसन, जिसको हम ऑक्सी श्वसन भी कह देते हैं। याद रखना, आपका जो अवायवीय श्वसन होता है यहां पे हमें O2 की जरूरत नहीं पड़ती, यह होता है O2 की अनुपस्थिति में। ठीक है, वायवीय जो होता है ये होता है किसमें? O2 की उपस्थिति में, कि भाई यहां तो हमें O2 चाहिए ही चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना, यहाँ पर भी 2 तरीके से होती है अवायवीय में। एक होती है बेटा यीस्ट में। यीस्ट जो है एक प्रकार की एक कोशिकीय कवक है, और जब पायरुवेट के अणु यहाँ पर आते हैं अवायवीय श्वसन के दौरान, तो यहाँ पर बनता है आपका इथेनॉल प्लस CO2। और वहीं पे दूसरी होती है किसमें बेटा? दूसरी जो होती है वो होती है आपकी मांसपेशियों में। क्लियर? और यहां पर आके किसको बना देते हैं? लैक्टिक एसिड को, यानी कि लैक्टिक अम्ल को बना देते हैं। अब ऊर्जा का निर्माण यहां पर भी हो, यानी कि एटीपी के अणु यहां भी बने और यहां भी बने। ठीक है, वायवीय में क्या होता है बेटा? वायवीय श्वसन जो होता है, जो O2 की उपस्थिति में होता है, ये होता है हमारा कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये बनता है यहाँ पे क्या बनेगा? O2 प्लस H2O, और एटीपी के रूप में जो ऊर्जा होती है बेटा वो बाहर निकलती है। अब एटीपी क्या होता है? ये आपका श्वसन पथ है, जो आप हर बच्चे को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बेटा एटीपी होता क्या है? देखो, एटीपी जो होते हैं ये बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। ये बनते कहां पर है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में।
माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक, क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये एटीपी के अणु वहां बन रहे हैं इसीलिए। ठीक है, और एटीपी को हम जानते हैं किसके रूप में? ऊर्जा मुद्रा के रूप में। ठीक, और हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में होती है। अब याद रखना कि एटीपी के अणु यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी, यानी कि अवायवीय और वायवीय दोनों में। लेकिन जो आपके अवायवीय यानी कि श्वसन के दौरान जो एटीपी के अणु बनते हैं वो बनते हैं दो एटीपी के अणु, जबकि वायवीय श्वसन में आपके 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या? मानव श्वसन तंत्र। यहाँ पे ध्यान से देखो, मानव श्वसन तंत्र क्या? जैसे पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग थे, वैसे यहाँ पे आपके अलग अलग अंग होते हैं। सबसे पहले बेटा जिसमें आ जाता है आपका नाक। देखो नाक जो होता है बेटा वो किसके रूप में काम करता है? प्राथमिक अंग के रूप में। ठीक, प्राथमिक अंग कैसे? भाई हम नॉर्मली किस सांस लेते हैं? नाक से सांस लेते हैं ना। मुंह से सांस कब लेते हैं? जब भाई हम कभी बीमार हैं या खांसी जुकाम हो जाते हैं ना, जुकाम वगैरह होता है, तो मुख से भी तो सांस लेते हैं, लेकिन मुख द्वितीयक अंग के रूप में काम करता है। मुख का हमने तब इस्तेमाल किया जब हमारी नाक ने हमारा साथ नहीं दिया। ओके है, क्लियर है? अब यहाँ पे होता क्या है कि भाई सबसे पहले जो नाक होती है, जब आप वायु को अंदर लेते हैं, आपने O2 ली, वायु ली, तो भाई यहां से कहां जाएगी? नाक से। नाक में क्या होते हैं? ये नासा छिद्र होते हैं जिनसे वायु क्या होती है? प्रवेश करती है नाक में। और ये रास्ता यानी कि ये होता है नासा मार्ग। नॉर्मली जिस रास्ते से हम जो कहते हैं ना रास्ता, अभी रास्ते में घर आ रहे हैं या कुछ भी, तो ये नाक है, नाक का रास्ता यानी कि नासा मार्ग। ठीक है, वायुली कहाँ गया? नासा मार्ग से होता हुआ नासाग्रसनी, नासाग्रसनी से मुखग्रसनी, मुख से कंठग्रसनी। और याद रखना कि ग्रसनी होती क्या है एक्चुअली? बेटा ग्रसनी जो होती है ये अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि जो खाना होता है वो खाने वाली नली में जाए, जो वायु है वो वायु वाली नली में जाए। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी ना हमें एकदम से खांसी आ जाती है जब हम लेट कर खाना खाते हैं, इसलिए मना करते हैं लेट कर खाना मत खाओ, क्योंकि वो खाना गलती से अगर श्वास नली में चला गया तो आपको सांस नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां पर ग्रसनी क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा हमारे गले में क्या होता है? एपिग्लॉटिस। क्या हो जाती है आपकी? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये इसको हम बेसिकली बेटा हिंदी में ना घाटी ढक्कन कह देते हैं। ये बिल्कुल ये जो घाटी ढक्कन होता है ये एक आपका एपिग्लॉटिस जो होती है बेटा एक घंटी के समान संरचना होती है जो स्विच की तरह काम करेगी, खाने को खाने वाली नली में, वायु को वायु वाली नली में। अब जब हमने सांस ली बेटा, है ना, वायु अंदर गई, अब वो फेफड़ों तक भी तो जाएगी। तो कौन पहुंचाता है? यहां पर आपकी आ जाती है बेटा श्वास नली। श्वास नली क्या करती है? ये एक पाइप जैसी रचना होती है जो आपकी जो वायु है उसको फेफड़ों तक पहुंचाती है। ये जो श्वास नली है इसमें बेटा यहाँ पे सी आकार के उपास्थि के ना छल्ले पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो होती है कितनी? आपकी 9। उपास्थि क्या होता है बेटा? उपास्थि होता है, देखो हड्डी तो मजबूत होती है लेकिन अगर आप नाक का आगे हिस्सा, कान का ऊपर वाला हिस्सा पकड़ोगे तो थोड़ा लचीलापन सा है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? आपका इसी को हम कह देते हैं बेटा आपकी उपास्थि। क्लियर है? यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर? जल्दी से बताएं, यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या होता है कि भाई ये काम क्या करते हैं? तो ये जैसे मेरे दोनों हाथ होते हैं, मेरे दोनों हाथ इजीली मिल सकते हैं, है ना। अभी देखो अगर ये रिमोट बीच में नहीं है तो, लेकिन ये रिमोट बीच में आते दोनों को हाथों को नहीं मिला पा रही हूँ, तो ये छल्ले कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ये जो श्वास नली होती है इसको आपस में चिपकने से रोक देते हैं, और अगर ये आपस में चिपकने से रुकेगी तो भाई यानी कि अगर ये सोचो अगर चिपक गई तो वायु आगे कैसे जाएगी? सांस कैसे लेंगे, है ना, जिससे हमारा दम घुट सकता है। तो ये क्या करती है? वायु के मार्ग को निपतित कर देती है, यानी कि बिना किसी भी परेशानी के वायु को आगे जाने देती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका श्वसनी। श्वसनी क्या होता है बेटा? अब आपका एक फेफड़ा इधर है, एक फेफड़ा इधर है ना, आगे चलकर ये 2 हिस्सों में बट गई ऐसे, ठीक, ये आपका श्वसनी है। और आगे चलकर ये बहुत सारे और अन्य शाखाओं में, डायग्राम को देखोगे तो अंदर जाल सा फैल चुका है पूरा, यानी और अन्य भागों में बढ़ जाती है, तब हम इसको कह देते हैं क्या? श्वसनिकाएं। ठीक है,
ओके है। और लास्ट में जाकर ये ना कुछ अपने हिस्से से इस तरीके से फूल सी जाती हैं, और ये जो फूला हुआ हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं कूपिका। एक्चुअल में बेटा ये जो कूपिका होती हैं यही क्या करती हैं, जो हम O2 ले रहे हैं और जो CO2 बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या, जो हम O2 ले रहे हैं और जो CO2 बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि गैसों के विनिमय में ये मदद करती हैं। हम यही बोलते हैं ना कि भाई फेफड़े सांस लेने में मदद करते, फेफड़े क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे ये कूपिका होती है। क्लियर है। एंड बिल्कुल लास्ट यहां पर आ जाता है बेटा डायफ्राम, जो कि एक श्वसन मांसपेशी होता है, जो कि श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होता रहता है, अपनी शेप बदलता रहता है, एक तरह की मांसपेशी जो कार्य करती है। क्लियर। क्लियर है, जल्दी से बताएं, यहां तक अच्छे से चीजें क्लियर। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े। चलो, तो यहां पर आके आपका क्या हो जाता है, यहां पर बेटा आके आपका पूरा हो जाता है मानव श्वसन तंत्र। अब आगे बात करते हैं पौधों में श्वसन। बेटा पौधों में तो आपका सजीव में ही आते हैं, ये कैसे करते हैं। तो पौधों में श्वसन जो होता है बेटा, पौधा जो होता है उसमें जो पत्ती होती है ना, इस पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक। इन सूक्ष्म छिद्रों को, इन सूक्ष्म छिद्रों को हम लोग क्या कह देते हैं, रंध्र, और इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। तो पौधों में श्वसन यानी कि ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इनको हम रंध्र स्टोमेटा कह देते हैं। तो पौधों में जो श्वसन होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है, विसरण की क्रिया के जरिए। अब ये जो पत्ती है इसमें कुछ छिद्र जो होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन जो रंध्र होते हैं बेटा वो दो तरीके का काम करता है। पहला देखो, गैसों का विनिमय तो करेगा ही करेगा। क्लियर है, किसका, गैसों का विनिमय तो करेगा, यानी कि आदान प्रदान। पौधा याद रखना, दिन में जिस समय वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है वो किसको लेगा, वो आपका CO2 को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। रात को जब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है उस दौरान वो O2 को लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। क्लियर, क्यों बेटा, क्योंकि अब यहां पे अगर हम बात करें दिन में उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करनी हो जिसके लिए CO2 जरूरी है। प्लस पॉइंट ये यहाँ पे याद रखना है कि रातों को पेड़ के नीचे इसलिए सोने से मना करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे अगर इंसान पेड़ के नीचे के सोए, यानी जो पेड़ है उसके नीचे सोएगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि पेड़ भी ऑक्सीजन ले रहा है, आप भी, इसलिए बोला जाता है रात को पेड़ के नीचे ना सोए। सेकेंड जो काम होता है बेटा वो होता है वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन होता क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, देखो जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना, ठीक है, किसका, जो जल होता है बेटा उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना या बदलना या बाहर निकलना हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाया जाता है। ये जो क्रिया होती है याद रखना कि इस क्रिया का दो महत्व हो जाते हैं, ठीक, इस क्रिया का दो फायदे होते हैं। पहला तो ये होता है कि भाई पौधे के ताप के नियमन में, पौधे के यानी कि पौधा जो है पौधे के ताप के नियमन में, ठीक। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड जो हो जाता है वो आ जाता है किसमें, आपका अतिरिक्त जल के निष्कासन में। कभी कभी क्या होता है कि भाई हम पौधे को इतना फालतू का पानी दे देते हैं कि जिसको उसकी नीड नहीं होती, हमें लगता है बहुत सारा पानी देते पौधा खुश है, नहीं भाई, वो उतना ही पानी रखेगा बेटा जितनी उसको जरूरत है। तो हुआ क्या कि वो बोलेगा तो नहीं, लेकिन जितना भी फालतू पानी होगा उसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया करके उड़ा देगा। तो अतिरिक्त जल के निष्कासन में, निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकाल देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये रंध्र होते हैं बेटा, ये हमने देखा रंध्र क्या कर रहे हैं, वो गैसों का विनिमय यानी कि श्वसन की यानी कि जो आपकी क्रिया हो रही है गैसों का जो विनिमय हो रहा है वहां पे मदद कर रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करा रहे हैं, है ना। अब ये रंध्र जो होते हैं खुलते हैं और बंद होते रहते हैं।
तो रंध्र खुलते कैसे हैं, बंद कैसे होते हैं, ये हमें जानना होगा। तो जैसे दरवाजा होता है, जब आप दरवाजा खुलता है तो अंदर और बाहर तभी जा सकते हो, वैसे ही रंध्रों का होता है। लेकिन उससे पहले याद रखना क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि जो वाष्पोसर्जन की क्रिया होती है, बोर्ड में क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आता है कि ये क्रिया अधिक कब होती है। याद रखना, दिन के समय अधिक होती है, लेकिन शाम के समय धीरे धीरे ये कम होती जाती है, बिकॉज सूर्य छिपता चला जाता है, ताप भी कम हो जाता है इसलिए, और रंध्र भी धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो इसमें ये डायग्राम आपको बनाना होता है। ये है आपके खुले रंध्र का, ये है आपका बंद रंध्र का चित्र। ठीक, अब होता क्या है कि जो रंध्रों का खुलना और बंद होना, ये डिपेंड करता है बेटा किस पर, द्वार कोशिकाओं पर। ठीक, किस पर, द्वार कोशिकाओं पर, इनकी गार्ड सेल पर। द्वार कोशिकाओं की जो बेटा संख्या होती है वो होती है 2। क्लियर है, द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और यहां पे एक पॉइंट याद रखना कि द्वार कोशिका यानी कि रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं की कौन सी स्थिति और शलथ दशा पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जब रंध्र स्फीति दशा में होते हैं तो वो खुल जाते हैं, ठीक है। जब ये शलथ दशा पर होती है, ठीक है, तो भाई रंध्र बंद हो जाते हैं। ये इस तरीके से होता है जब हम गुब्बारे में पानी भरते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है गुब्बारे में और एक टाइम बाद तो फूट जाता है पानी बाहर, वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 2 भित्ति पाई जाती हैं आपकी, एक होती है मोटी, एक होती है पतली। अंदर वाली भित्ति मोटी होती है, बाहर वाली पतली होती है। तो जब ये मोटी भित्ति यानी कि अंदर क्या है, पानी को बाहर निकलना है, तो भाई जब अंदर वाली मोटी भित्ति बाहर की पतली भित्ति पर दबाव डालते हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, और इसके अपोजिट क्या होता है, रंध्र बंद हो जाते हैं। सिंपल। यहाँ पे आपका पौधों में श्वसन भी कंप्लीट। अब आ जाता है मानव परिवहन तंत्र। भाई आप सोचो, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर से लेके पैर तक, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ तक क्या जा रहा है भाई, रक्त। रक्त क्या है बेटा, एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक, संयोजी, उसमें भी कौन सा, तरल संयोजी ऊतक, जो क्या करता है भाई, हमारे पूरे शरीर में पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन अब पूरी बॉडी में ब्लड है तो फिर क्या परिवहन तंत्र, हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आप हृदय को पढ़ने वाले हैं, लेकिन हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप, इसके लिए ब्लड को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरी हमारी बॉडी में रक्त का क्या होता है, परिवहन होता है ना। अब रक्त होता क्या है, याद रखना बेटा, रक्त आपका 4 चीजों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा, लाल रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनको कणिकाएं भी कह देते हैं, क्लियर। एंड साथ ही साथ यहां पे आपका आ जाता है रक्त बिंबाणु, या इन्हीं को हम कह देते हैं रक्त प्लेटलेट्स। ओके है। अब इसको हम कहते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जानते हैं। तो याद रखना कि पूरा ब्लड जो होता है ऐसे होता है जैसे नींबू पानी बनाते हैं, जो पानी होता है सबसे ज्यादा होता है तो वो प्लाज्मा, उसमें नींबू डाला, चीनी डाली, नमक, वो ये तीनों इस तरीके से ये होता है। और जब आप उसे घोल देते हो तो पूरा नींबू पानी बन जाता है, वैसे ही ये कहानी होती है। तो भाई पूरे ब्लड का 55% आपका प्लाज्मा होता है, बाकी का 45% आपका ये तीनों होते हैं। प्लाज्मा होता क्या है, एक्चुअली प्लाज्मा बिल्कुल तरल पदार्थ टाइप ही होता है, जिसमें कुछ प्रोटीन ये सब पड़ा होता है, जो कि पीले रंग का हल्का सा द्रव है। ठीक, आगे आ जाता है हमारा, यानी कि अगर मैं बात करूं कौन कौन सा रुधिर के अवयव में, आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। ठीक, आरबीसी जो होती हैं ये लाल रंग की होती है, यानी कि रंगीन होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन उपस्थित। ठीक है, जबकि जो बेटा डब्ल्यूबीसी होती है इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। भैया यहाँ पे
नहीं पाया जाता। ये कैसी होती हैं? रंगहीन, इनका कोई रंग नहीं होता, जबकि ये रंगीन है। कौन? आरबीसी। ठीक, आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है यार, ये चीज याद रखना। आरबीसी में केंद्रक जो होता है ये अनुपस्थित होता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। ओके, साथ ही साथ यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना कि इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, और 120 दिन के बाद वापस से नई आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका जो जीवन काल होता है, कहीं लिखा है 10 से 12 दिन, कहीं लिखा है 12 से 20 दिन, यही होता है ना। इससे ज्यादा ये जिंदा नहीं रहती हैं, 20 मैक्सिमम होता है, 10 से 12 ही इनका मेन होता है, और 20 के बाद ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती हैं। ठीक है, अब याद रखना कि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इनको हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि ये क्या करती हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारती हैं, ठीक है, ताकि हम बीमार ना पड़े। ओके, अब ब्लड को जान लिया, लेकिन इसमें एक पॉइंट बचा है लास्ट, रक्त प्लेटलेट्स। ये क्या करता है बेटा, जब कभी हमें चोट लग जाती है ना, उस टाइम पे जब हमें कभी चोट लग जाती है तो ये करता क्या है कि भाई इसमें कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, तो ये जब हमें चोट लगती है तो ब्लड बह रहा होता है ना, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वो जमना शुरू हो जाते हैं, तो रुधिर का थक्का जमाने में, ठीक है, तो रुधिर का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है हमारा? भाई रक्त प्लेटलेट्स हेल्प करती है। क्लियर है? चलिए, अब ब्लड तो जान लिया क्या होता है, अब जानेंगे आगे कि आखिर ब्लड जो है, क्योंकि भाई मानव परिवहन तंत्र में क्या पढ़ना है हमें? हृदय, क्योंकि वो क्या करता है, रक्त को पंप कर रहा है। रक्त बहुत सारी चीजों को हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है, ठीक है, विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा है, उसके लिए जानना जरूरत है रक्त पूरा जाना। अब जानेंगे हृदय क्या है, तो भाई यहीं पे आपका आ जाता है मानव हृदय। हृदय क्या करता है बेटा? रक्त को पंप करने का कार्य। क्लियर है? हृदय क्या कर रहा है भाई? रक्त को पंप करने का आपका कार्य करता है। हृदय होता क्या है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, बिल्कुल किताबी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करूंगी, बहुत सिंपल तरीके से एक फ्लो चार्ट के जरिए पूरा समझा दूंगी तुम्हें। ठीक, अब हमारा हृदय जो होता है, हमारे हृदय कितने कोष्ठ होते हैं यार? 4 कोष्ठ होते हैं, नहीं होते हैं, है ना, जिसमें आपके 2 अलिंद होते हैं, कहीं कहीं पे आलिंद लिखा होता है, और आपके 2 निलय होते हैं, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, है ना, यही होता है। अब यहाँ पे इसको हमेशा मैं एक प्लस के उसमें समझाती हूँ, ऐसे बांट दो, ठीक, ये रहा दायां अलिंद, ये रहा बायां अलिंद, ये रहा दायां निलय, ये रहा आपका बायां निलय। ठीक, रक्त वाहिनियों को जान लीजिए क्या होती हैं बेटा? रक्त वाहिनियां आप पढ़ते हैं, रक्त वाहिनियां क्या करती हैं भाई? ये इनमें हमारा ना जो रक्त होता है वो बहता है, जहां पे आप जानते हैं धमनी और शिरा। अब मैं वो चार्ट बना रही हूं तो बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो महाशिरा होती है, ठीक है, ठीक, महाशिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? ठीक, वो होता है बेटा जिसमें CO2 होती है, ठीक, और शुद्ध रक्त आपका वो रक्त होता है जिसमें आपका O2 होता है, नहीं ऑक्सीजन वाला। अब याद रखना कि धमनी जो होती हैं इनमें हमेशा बेटा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो शिरा होती हैं इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो है पल्मोनरी धमनी, या उसी को हम कह देते हैं फुफ्फुस धमनी। और सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो है कौन सी? पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुस शिरा। तो महाशिरा क्या कर रही है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लेकर आ रही है, कहां पे? हृदय के दाएं अलिंद में। याद रखना जो अलिंद वाला जो भाग होता है बेटा, ठीक है, जो भी ये दाएं वाला है, ध्यान से सुन लो, ये बेटा जो आपका दाएं वाला जो भाग होता है इसमें अशुद्ध रक्त ही होता है, और बाएं वाले में हमेशा शुद्ध होता है। तो अलिंद में आया, दाएं अलिंद से वो कहां गया? दाएं निलय में गया,
दाएं नीले से बेटा यहाँ पे वो फेफड़ों में जाता है, लेकिन लेकर कौन आता है? दाएं नीले से फेफड़ों तक लेकर आती है बेटा फुफ्फुस धमनी, और अकेली ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध है। इसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं, याद रखना, ठीक है? दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। फेफड़े क्या करते हैं? जो अशुद्ध रक्त होता है, क्लियर? कौन सा वाला? जो अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त में बदल देते हैं, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देते हैं। अभी श्वसन पढ़कर आए हम, है ना? अब हुआ क्या बेटा? यहां पर फेफड़ों से अलग कर दी, अब रक्त क्या हो चुका है? शुद्ध। और इस शुद्ध रक्त को यहां से कौन सी? फुफ्फुस शिरा, वही शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध होता है। यहां से ये शिरा इस शुद्ध रक्त को लेगी और हृदय के कहां पर? बाएं अलिंद वाले भाग में इसको ले आएगी। बाएं अलिंद से रुधिर जाएगा कहां पे बेटा? बाएं निलय में, है ना? और यहां से महाधमनी क्या करती है बेटा? सीधा उस शुद्ध रुधिर को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा देती है। ये सिंपल सी क्रियाविधि है, बस इसी को आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखकर आना है, ठीक है? ये डायग्राम की करनी है प्रैक्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अब यहाँ पर आ जाता है हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन क्या होता है? हृदय का धड़कना। अब हृदय धड़क रहा है ना भाई, आपने देखा है, तो हृदय जो धड़क रहा है वो कितना, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। तो हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, धक धक, वो धक धक नहीं करता है, वो लबडब की साउंड होती है, जिसको किससे सुनते हैं? हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप के जरिए बेटा सुना जाता है। तो यहाँ से ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, और स्टेथोस्कोप के जरिए हम हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, अक्सर आपने डॉक्टर के गले में देखा होगा। अब आता है रक्तदाब। रक्तदाब क्या होता है? इसके पॉइंट्स आप लोग सामने आपके पीछे लिखे हुए हैं, आप इनको लिख लेंगे। मैं सिर्फ समझाऊंगी आपको, इन पॉइंट्स को रटवाऊंगी नहीं। रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, इसको रक्तचाप भी कह देते हैं। तो रक्त जिस दबाव के साथ हमारे शरीर, यानी कि अगर मैं बात करूं हमारे शरीर की विभिन्न जो रक्तवाहिनियां, यानी कि जो हमारे शरीर में जिस दबाव के साथ बह रहा है, क्या होता है? रक्तदाब होता है। अब यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स को पढ़ते हैं, जैसे एक सिस्टोलिक होता है, एक आज आपका यहाँ पे आ जाता है डायस्टोलिक वाला। तो भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले जैसे ये प्रकुंचन दाब यहाँ पर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 120। डायस्टोलिक कितना होता है? वो होता है आपका 80। क्लियर? आपको तो यहाँ पे बस 2 ही वर्ड का ध्यान रखना है, कितना कि भाई एक होता है 120, एक होता है 80। इन 2 नंबर को आपको याद रखना है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे यानी कि जो आपका प्रकुंचन यानी जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? आपका 120 mm में होता है। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी? डायस्टोलिक की, ठीक है? दूसरा वाला पॉइंट आप इसी के जैसा लिखेंगे। डायस्टोलिक जो होता है वो आपका कितना हो जाता है? 80। तो नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर वो होता है वो कितना होता है? 120 mmHg टू 80 mmHg, जहाँ पे Hg क्या होता है बेटा? पारा होता है। और साथ ही साथ याद रखना कि जो हमारा रक्तदाब होता है इसको हम चेक करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से, ठीक है? बस जो पॉइंट मैंने बताए रक्तदाब में सिर्फ ये याद रखना है, अनुशिथिल यानी कि डायसिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, और उसको किससे चेक करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। ये आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, क्लियर है? अब यहां पर आ जाता है धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी और शिरा में अंतर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? 5 अंतर एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। धमनियां क्या करती है बेटा? धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, जबकि शिराएं जो होती हैं उनमें रक्त क्या होता है? अंगों से हृदय में आता है ताकि वो शुद्ध हो। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है, इसकी वजह से वो लाल दिखाई देती है। और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड वाला आपका ब्लड होता है, यानी कि जिसमें क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो नीली दिखाई देती है। धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनियों की भित्ति कैसी होती है? मोटी और लचीली, जबकि शिरा की भित्ति पतली और लचीली। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय की धड़कन गति के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक तीव्र गति से होता है, जबकि शिराओं में आपका रक्त का प्रवाह एक समान गति से होता है।
धमनियों में अंदर की गुहा संकरी, जबकि शिराओं के अंदर की गुहा चौड़ी होती है। एंड लास्ट दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धमनियां त्वचा से दूर अंदर की ओर स्थित होती हैं, जबकि शिराएं पास में। और पल्मोनरी धमनी, जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध। 8 अंतर लिखे हुए हैं, 5 अंतर आपको याद करने हैं, एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे आपका आता है दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण क्या होता है, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगी। दोहरे का मतलब होता है दो, यानी कि बेटा होता क्या है, हमारा जो हृदय होता है उससे रक्त जो होता है वो 2 बार होकर गुजरता है। कैसे? एक बार अशुद्ध रक्त हृदय में आता है ना, वहां से वो कहां गया, फेफड़ों में, शुद्ध होने, और शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है। तो इस दौरान क्या हुआ, हृदय से रक्त 2 बार होकर गुजरा, यही आपका दोहरा परिसंचरण। क्लियर? बस सिंपल सा आपका पॉइंट है। यहाँ पे आगे आ जाइए, लसिका। अब लसिका क्या होता है, हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से। कोशिका किसको बनाती है, ऊतक को। तो जो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, अब सोचो कि भाई यहाँ पे इनके बीच में कुछ खाली जगह मिले, जिसको हम बोलते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश। तो कोशिकाएं जो होती हैं, उनकी यहाँ पे यानी कि जो भित्ति होती है, छिद्र में से कुछ पदार्थ, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, कुछ पदार्थ यहाँ से बाहर निकल के इस खाली जगह में बहता है। यही तरह लसिका कहलाया जाता है, कुछ अलग चीज नहीं है। यानी कि कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये प्लाज्मा की तरह कैसा होता है, एक रंगहीन तरल पदार्थ ही होता है, जिसे हम लसिका कहते हैं, और इसे तरल ऊतक भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पॉइंट। लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट आता है बेटा, वो आ जाता है कौन सा, रुधिर और लसिका में आखिर अंतर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, रुधिर जो होता है वो रंगहीन नहीं होता, उसका रंग होता है। ठीक, यानी कि इसका रंग लाल होता है, जबकि लसिका बेटा रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं होता है। रुधिर में आपकी आरबीसी जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं, ये ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए ब्लड हमें लाल दिखता है। जबकि लसिका में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, इनकी संख्या कम होती है। रुधिर में अगर मैं बात करूं बेटा, आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी के मुकाबले, यानी कि डब्ल्यूबीसी कम होती है वहां पे, जबकि लसिका में डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है और आरबीसी तो भाई बहुत ही ज्यादा कम है। रुधिर में फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे वह बहुत ही आसानी से थक्का बन जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं लसिका की, तो लसिका में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी उसमें इतना ताकत होती है कि वो रुधिर का थक्का बना पाए। नेक्स्ट, रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा आपकी बहुत ज्यादा कम होती है। तो भाई ये जो पॉइंट आपने देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे किसमें, आपका पौधों में परिवहन। भाई पौधों में भी तो परिवहन होगा। अब पौधे अपना खाना ही बना रहे हैं, तो भाई पौधे के एक भाग तक भी तो वो जाएगा, और साथ ही साथ वहां पे जो हम पौधे को जल देते हैं, वो भी तो पौधे के एक भाग तक जाएगा। तो याद रखना, पौधों में परिवहन के लिए पाए जाते हैं संवहन ऊतक, जो पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ये संवहन ऊतक 2 ही होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरे प्रकार का संवहन ऊतक बेटा नहीं मिलता है। इसमें एक होता है आपका जाइलम, ठीक है, एक आ जाता है आपका बेटा फ्लोएम। ठीक है, इनमें अंतर भी आता है एग्जाम में, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे जाइलम क्या करता है बेटा, जाइलम जो होता है वो करता है आपका जल का संवहन। ठीक, जबकि जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, ये करता है भोज्य पदार्थों का संवहन। ओके, भोज्य पदार्थों का संवहन। जाइलम जो होता है बेटा, जाइलम आपका एक दिशीय होता है, यानी कि जो भी, जैसे जब आपने पौधे को पानी दिया जमीन में, है ना, अब वो जाइलम क्या करेगा, पानी जो होता है प्लस साथ जो खनिज होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, उनको पौधे के ऊपरी भाग में पहुंचाएगा, और जब पानी ऊपर जा चुका है वो लौट के नीचे नहीं आता। ठीक है, वहीं पे जो बेटा फ्लोएम होता है वो आपका होता है द्विदिशीय। क्लियर है यहां तक ये पॉइंट। एंड आपका जो जाइलम होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 आपका वाहिनिकाएं, ठीक है, फिर आ जाता है बेटा यहां पे आपका वाहिकाएं, आपका नेक्स्ट होता है जाइलम
मृदुतक, या इनको हम जाइलम पैरेन्काइमा भी कह देते हैं। एंड लास्ट आ जाता है जाइलम तंतु। इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से बेटा जाइलम बनता है। वहीं पे मैं फ्लोएम की बात करूं तो चालनी नलिकाएं, ठीक है, आपका साथी या सहचर कोशिकाएं, क्लियर, फ्लोएम मृदुतक, क्लियर है, एंड लास्ट फ्लोएम तंतु। लिख लेते हैं इसको भी। ओके, तो इस तरीके से बना होता है। याद रखना कि जो बेटा फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण करता है वो सुक्रोज के रूप में करता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में करता है। क्लियर है? तो ये था भाई पौधों में परिवहन, जहां पे हमने जाना कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। अलग से भी लिखने को आ जाए तो भी आप लिख पाएंगे, और प्लस बेटा यहाँ पे साथ ही साथ आपका अंतर भी अगर आ जाता है तो भी आप लिख पाएंगे। अंतर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, कोई भी 2 अंतर जो आप बहुत आसान लगते हैं आप उनको लिख सकते हैं। ठीक, तो लगभग हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ बचा है उत्सर्जन। तो यहाँ पे अब आ जाता है बेटा मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है? देखो बेटा, उत्सर्जन आपका होता क्या है कि भाई हमारे शरीर से बहुत सारे ऐसे बेकार पदार्थ हो जाते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना होता है ना। तो जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन आपका कहलाया जाता है। ओके है, चलिए अब यहाँ पर भी आपका आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बल्कि मैं बोलती हूँ बहुत इजी है, और इसके पॉइंट्स तो मैं प्रोवाइड करूँगी क्योंकि थोड़े सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देखो, ये है आपका सारा का सारा भाई जो आपका वृक, मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर हो गया। देखो हाइलम आपके सिलेबस में है, जब बड़ी क्लास में तब, तो फिलहाल इन्हीं पे ध्यान देना है। तो उत्सर्जन तंत्र के 4 प्रमुख अंग होते हैं ये। ठीक है, कौन कौन से? आपका वृक यानी कि किडनी, क्लियर है, साथ ही साथ मूत्रवाहिनी, इसको हम यूरेटर कह देते हैं, मूत्राशय इसको यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर है यहाँ पे। एंड लास्ट आ जाता है आपका मूत्रमार्ग, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। देखो हम क्यों बोलते हैं कि भाई याद रखना सबसे ज्यादा जो काम होता है वो वृक में ही होता है। यूरेटर का काम तो ये कि भाई यहाँ से यूरिन को लिया और इस नली के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया। यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ यूरिन को इकट्ठा करेगा और यूरेथ्रा बाहर निकालेगा। सारा काम जो करता है वो करती है कौन? किडनी। किडनी में भी कौन? जो नेफ्रॉन होते हैं जिनसे वृक मिलकर बने होते हैं। अब ध्यान से देखना आखिर यूरिन बनता क्यों? क्योंकि भाई ब्लड में देखो, अब मैं बात कर देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ था, लेकिन वो तो छन के ऑलरेडी अलग निकल चुका है। यानी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड छन के कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकली कि भाई उसको फेफड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया, यानी कि वो फिर हमारे किससे? शरीर से बाहर निकल गए। लेकिन जो ब्लड में और भी जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं तो वो भी तो निकलने जरूरी है, तो उसके लिए यूरिन का बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यूरिन रुधिर से हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर करने के लिए बनता है। रुधिर में उपस्थित जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों में अलग होकर श्वास द्वारा बाहर निकल गई। याद रखना सांस लेने को श्वास लेना भी कहते हैं। जबकि जो बेटा आपके नाइट्रोजनी जो व्यर्थ पदार्थ हैं, जैसे कौन कौन से? यूरिया, यूरिक एसिड, वो वृक में किससे? रुधिर के जरिए अलग किए जाते हैं। ये जितने भी जो चीजें देख रहे हो, मैं पहले बोल रही हूँ, अभी तक मैं खुद एक पॉइंट लिख रही थी, इसके पॉइंट मैं आपको लिखे हुए प्रोवाइड कर रही हूँ। क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ? क्योंकि डिफिकल्ट लगता है थोड़ा टॉपिक, इसलिए, है ना। आगे आ जाओ। यूरिन किन पदार्थों से मिलकर बना है? भाई वहां पे जल है, यूरिया और आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। अब वृक में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा वृक में बहुत सारी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। ठीक है, यानी कि भाई वहां पर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट अत्यंत पतली दीवार वाली रुधिर कैपिलरी कोशिकाओं का गुच्छा होता है ना। ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये मैंने बोला कि भाई हमारे जो वृक होते हैं वही काम करते हैं, सारा काम वृक में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ये नेफ्रॉन मिलती हैं, क्योंकि प्रत्येक किडनी में अनेक नेफ्रॉन यूनिट होते हैं।
क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, होता क्या है, देखो वृक्क जो होते हैं बनते कैसे हैं, तो बाहर से तो संयोजी ऊतक से तथा अरेखित पेशियों का बना एक पतले कैप्सूल जैसा। यार इसको कोई बोलता है कि भाई ये जो सेम के बीज के जैसा है, कोई इसको क्या कह देता है, कोई इसको कह देता है कि भाई कैप्सूल के जैसा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर यानी कि इसकी ऐसी होती है। बाहरी प्रत्यास्थ भाग जो होता है और भीतरी अंतस्थ भाग यानी कि मेडुला, इसमें आपने देखा है कि अंदर वृक्क में ये इधर यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे ये क्या बन रहा है आपका, ये तिकोना सा है ना, इस तरीके से। तो इन शेप को यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई आखिर जो हमारे वृक्क होते हैं उनमें पिरामिड जैसी रचनाएं मिलती है, ऐसा होता है ना पिरामिड, तो इस टाइप से संरचना जिनको हमने वृक्क शंकु का है। क्लियर है। आगे की बात करूं, वृक्क में जो कौन मिल रहा है, जो सारा काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की आपकी यानी कि ये जो है भाई आपका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। जिस तरीके से कोशिकाओं को बोला गया है कि भाई कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, वैसे ही जो आपकी नेफ्रॉन होती है वो वृक्क की है, वो वृक्क को बना रही है। ठीक, नेफ्रॉन होता कैसे भाई, बहुत जान लिया कि आखिर वृक्क में नेफ्रॉन काम कर रही है, वृक्क को बाहर से जान लिया कैसा है, लेकिन ये नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन ये कुछ इस तरीके से संरचना होती है जो सारा काम करती है। अब ध्यान से देखना, इसमें जो पॉइंट तुम्हें बताऊंगी वही आगे तुम लिखा हुआ देखने वाले हो। ये कप जैसी संरचना, बोमेन संपुट, ध्यान सुनो, रुधिर कोशिकाओं का जाल, अंदर गुच्छा, ग्लोमेरुलस जिसको गेशिका गुच्छ कह देते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं आपका मेलपिगियन कोश। ठीक है, क्या कह देते हैं बेटा, इन दोनों को मिलाकर मेलपिगियन कोश। सबसे पहले चीजें कहाँ छनती हैं, यहाँ पर छनती हैं, और जब यहाँ पर चीजें आपकी छन जाती हैं फिर वो आगे आती हैं। ये यू आकार का होता है, इसको हम कहते हैं हेनले लूप। तो नॉर्मल किडनी जो होती है, जिसकी किडनी खराब नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें 2 बार ब्लड छनता है, पहले यहाँ और फिर यहाँ। अब जब ये यहाँ से नीचे की तरफ आती है, इस भुजा को हम कहते हैं अवरोही भुजा, और ये लौट कर वापस ऊपर जाती है तो हम कहते हैं आरोही भुजा, और लास्ट में जाके ये एक नली मिल जाती है जिसको हम कहते हैं संग्राहक वाहिनी। और इसमें सिर्फ यही नहीं और बहुत सारी अन्य नलियां आकर खुलती हैं। अब ध्यान से देखना पॉइंट, वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं क्या होती हैं बेटा, वहां पर आपकी पाई जाती हैं। वृक्क का आरंभ किससे, प्याले जैसी रचना, बताया बोमेन संपुट, कोशिका कुछ उसके अंदर होता है, दोनों को मिलाकर हम मेलपिगियन कोश कह देते हैं। साथ ही साथ वृक्क नलिका की इकाई में एक अवरोही चाप, एक अधिरोही, अधिरोही को हम आरोही भी कह देते हैं, और हेनले लूप बन रहा है। ठीक, और लास्ट में संग्राहक नलिका में खुल रहा है। तो जब आपका जो वृक्क है उसमें नेफ्रॉन ये सारे काम छान देती हैं, जब रुधिर आपका यानी कि भाई वहां से जितनी भी चीजें होती हैं अशुद्धियां वो अलग हो जाती हैं। यूरिन जो होता है कहाँ से भाई, इस यूरिटर से क्या होता है, होता हुआ कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हुआ और यूरिथ्रा के जरिए वो बाहर निकल गया। इनका वृक्कों का काम का करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता है, महाधमनी जो शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचा रही थी, ठीक है, वो क्या करती, रक्त को लेकर आएंगी तथा अन्य शाखाओं में बढ़ जाती है, बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शाखाएं सबसे पहले केशिया गुच्छ, ठीक है, यानी कि जो कप जैसे के अंदर जो जाल था उसके छलनीनुमा भाग से होकर गुजरेंगे जहां पे रक्त छनेगा और उससे अशुद्धियां दूर होती हैं। ये क्रिया गुच्छीय निस्संदन होती है, जो वो उसमें जाके ब्लड छना है। ठीक, एक तरीके से हमने अभी देखा है ना पूरा कैसे, हमने तो नेफ्रॉन की संरचना को जाना कैसे है, क्रिया विधि अगर आ जाती है तो आप इसको भी इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस पुनः वृक्क नलिका हेनले लूप से निकलती है, यानी कि भाई होता क्या है कि यहाँ पर एक बार पुनः यानी कि जो पहले चीज छनकर आ चुकी है वापस से छनता है। क्या बोला मैंने, एक जो नॉर्मल किडनी होते हैं उसमें 2 बार चीजें छनती हैं। ठीक है, यह क्रिया पुनः अवशोषण आपकी कहलाती है, अर्थात वृक्क में रक्त जो होता है वो 2 बार छनता है। इस प्रकार 2 बार छानने के उपरांत रक्त में स्थित यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिन, सल्फेट, फॉस्फेट और अतिरिक्त जो शर्करा है वो पदार्थ अलग कर दिए आपके यहाँ से जाते हैं। और जब आपका यानी कि भाई जो भी आपका भाई, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो यूरिन है यानी कि जो भाई जितने भी ये पदार्थ होते हैं वो यूरिन के रूप में यूरेटर से होते हुए कहाँ पर भाई आपके यूरिनरी ब्लैडर में गए और फिर यूरेथ्रा के जरिए शरीर से बाहर निकल गए, बस सिंपल इतना काम है। ये याद रखो, वृक्क है, वृक्क कैसे बना यहाँ पे आपको ये बताना है, वृक्क में ही क्यों हो रहा है क्योंकि वहाँ नेफ्रॉन है, फिर नेफ्रॉन कैसे दिखती है वो बताना है, और कैसे काम कर रहा है ये पूरा वृक्क बस ये बताना है, और पूरे वृक्क की बस क्रियाविधि बता दोगे तुम्हारा खत्म हो जाता है पूरा। ओके, अब आ जाता है हीमोडायलिसिस या डायलिसिस, इसको हम अपोहन भी कह देते हैं। एक्चुअली बेटा होता क्या है कि जैसे जब नॉर्मल किडनी किसी इंसान की किसी कारणवश खराब हो गई
तो भाई अब उसके ब्लड से उन नाइट्रोजन वेस्ट को अलग करना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं अलग करे तो वो इंसान को मार सकती है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपनाया जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है, जिसकी किडनी दोनों कभी खराब हो जाती हैं। क्लियर? तो आपका डायलिसिस या हीमोडायलिसिस या अपोहन एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है ना उसके ब्लड को एक डायलाइजर से गुजारते हैं। अब देख रहे हो 2 नली लगी हुई हैं, एक नली से ब्लड जा रहा है और इस डायलाइजर से जब वो होकर गुजर रहा है तो उसमें से ब्लड में से चीजें छन रही हैं और शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेज रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मल किडनी और एक आर्टिफिशियल किडनी में ये फर्क होता है कि जो आर्टिफिशियल जो किडनी होती है, यानी कि जो कृत्रिम रक्त होता है, उसमें रक्त एक बार छनता है और जो नॉर्मल किडनी होती है उसमें 2 बार। ठीक है, बस ये है आपका हीमोडायलिसिस या आपका डायलिसिस। 1 नंबर में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से। एंड लास्ट आ जाता है बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पौधों में उत्सर्जन। पौधों में जो उत्सर्जन होता है बेटा, यानी कि पौधे भी कुछ पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कौन कौन से? जैसे भाई कभी कभी उसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट है तो वो उसको बाहर निकाल रही है, जितना फालतू पानी है वाष्पोत्सर्जन क्रिया करके वो बाहर निकाल रही है। इसके अलावा आपका रेजिन, गोंद, ठीक है, टैनिन, इन सब के रूप में भी क्या करती है, जो पौधे होते हैं वो अपने बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा आपके कोर्स में और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर आके ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके है? चलिए, अब मैं मिलूंगी आपसे कब? आपके नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी एक नए चैप्टर के 1 शॉर्ट रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया है। बाय बाय बच्चा पार्टी।